हाँ जी भाई। सभी को नमस्कार। सभी को राम राम। आज फिर से स्वागत है आप सभी का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं सेल बायोलॉजी की। और जिन बालकों ने जो है इससे पहले के अपने जो भी लेक्चर है वो अटेंड नहीं किए हैं, तो भाई साहब सबसे पहले तो आपके ऊपर लगेगा जुर्माना। और अगर आपको जुर्माने से बचना है तो 1 से 5 तक के लेक्चर पहले लेके आओ, फिर छठे लेक्चर को आके लो। क्योंकि इससे ही आपका बेस बनेगा, आपको पता चलेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और कहाँ से पढ़ा रहा हूँ। तो बात कर रहे हैं सेल बायोलॉजी की, या बात कर रहे हैं साइटोलॉजी की, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत की थी सेल से और उसकी संरचनात्मक अध्ययन करते करते आज हम सेल एनोलप की तरफ बढ़ रहे हैं। बढ़ क्या रहे हैं, हम लोगों ने लगभग खत्म ही कर दिया है। सेल एनोलप में जो है वो दो प्रकार की चीजें हमने देखी थी। एक देखी थी सेल वॉल, जिनको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। उसका वीडियो आपको तीसरे या चौथे नंबर पे मिल जाएगा। और उसके बाद जो है हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन बोल दो, या फिर बोल दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर बोल दो प्लाज्मा लेमिला, या फिर बोल दो कोशिका झिल्ली। ये सब कुछ नाम किसके हैं? सेल मेम्ब्रेन के। और हमने जो है सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या पढ़ लिया है वो मैं आपको बता देता हूँ प्यारे मित्रों। मैंने कोशिका झिल्ली का शब्द जो है या सेल मेम्ब्रेन नेम जो है वो नेगेलियम क्रेमर ने दिया था, ये बता दिया आपको। फिर प्लाज्मा लेमिला जो शब्द है ये किसने दिया था? प्लोवर ने दिया था, ये भी मैंने बताया। मैंने बताया आपको कि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। फिर मैंने इसका निर्माण आपको बताया कि ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की होती है, प्लस प्रोटीन इसमें जुड़ा होता है और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यानी कि एक तरह से ये ओलिगोसैकेराइड की क्या होती है? चेन होती है। फिर मैंने बताया कि कुछ वैज्ञानिक हुए जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए अलग अलग मॉडल दिए। और उन मॉडल में मैंने आपको बताया कि ट्राई लेमिनर मॉडल जो था या सैंडविच मॉडल जो था वो अपना पहला मॉडल था, और वो मॉडल दिया डेनियल एंड डेविसन ने। फिर मैंने आपको बताया प्यारे मित्रों कि इकाई झिल्ली सिद्धांत या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो दूसरे नंबर का था वो रॉबर्टसन ने दिया। और ये दोनों ही मॉडल हमने विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली है। कहाँ से प्रश्न उठेगा इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। और आज जो है मैं बात करूँगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, या फिर हिंदी में बोलेंगे तरल मोज़ेक मॉडल। और ये जिन वैज्ञानिकों ने दिया था उनका नाम था सिंगर या सेंगर एंड नेकोल्सन। कौन कौन? सेंगर एंड नेकोल्सन। तो याद रखिएगा तीनों ही मॉडल के वैज्ञानिकों के नाम। और आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। देखिए, सबसे पहले इस मॉडल के अनुसार जो है ये मॉडल दिया किसने? किसने? सेंगर एम नेकोल्सन ने। ये मैंने आपको बता दिया। हमें क्या ध्यान रखना है? इस मॉडल के अनुसार जो पीएम है, पीएम को ऐसे समझो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या समझोगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है। और ये प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है इस मॉडल के अनुसार? लिपोप्रोटीन की। और ये लिपोप्रोटीन किसका बना होता है? इसमें दो चीजों का संगठन होता है। एक तो लिपिड बाइलेयर, यानी लिपिड की एक से ज्यादा लेयर या एक से ज्यादा सतह, और इसके साथ में होता है इसमें प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। समझ में आ रहा है ना? और इसकी जो मोटाई है ये अपने जस्ट इससे पिछले वाले मॉडल के अनुसार ही उन्होंने बताई कि इसकी मोटाई क्या है भाई? 75 से 100 एमस्ट्रॉन्ग, या फिर 7.5 से 7.5 नैनोमीटर से जो है वो कितनी? 10 नैनोमीटर। कितनी? 10 नैनो, ये जीरो मैंने, चलो पॉइंट के आगे जीरो का कोई महत्व नहीं होता। हाँ, 10 नैनोमीटर। ये तो इसकी क्या होती है? मोटाई होती है।
अगर इसके संगठन की बात करें प्यारे मित्रों, तो इसमें 40% तो क्या होता है, लिपिड होता है। 40% तो क्या होता है, लिपिड होता है। लेकिन ज्यादा ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें सर्वाधिक पाया जाने वाला जो है वो प्रोटीन है। यानी कि अपनी कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक कौन सा घटक पाया जाता है, प्रोटीन। और कुछ कुछ हद तक जो है वो कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी 1 से 2%, ज्यादा नहीं, 1 से 2%। और इस मॉडल के अनुसार जो है प्यारे मित्रों, इस मेम्ब्रेन को भी क्या कहा है, इस मॉडल के अनुसार भी मेम्ब्रेन को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली या फिर सिलेक्टिवली प्रेमेबल मेम्ब्रेन कहा है। देखिए, मैं लिख लिख के इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि वो जो वीडियो होता है वो आधे घंटे के होने की जगह 1 से 1.5 घंटे का चला जाएगा। ऐसी कोई जरूरत नहीं है ना भाई। मैंने जो लिख दिया है उसकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस इसको पीडीएफ को लो, वीडियो को देखो और निशान लगा लो भाई यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है। अब बताओ आगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे चलते हैं। देखिए, इस जो है अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए सेंगर एवं निकोलसन ने एक टेक्निक का यूज लिया, और उस टेक्निक का नाम था फ्रिज फ्रैक्चर टेक्निक। बोलो मेरे साथ, फ्रिज फ्रैक्चर टेक्निक। एक बार फिर से, फ्रिज फ्रैक्चर टेक्निक, ठीक है। याद रखना क्या नाम था, फ्रिज फ्रैक्चर टेक्निक। कौन सी तो टेक्निक यूज में ली, फ्रिज फ्रैक्चर टेक्निक। अभी मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। अगर वो सेल मेम्ब्रेन से प्रश्न देगा तो कुछ इस प्रकार का ही प्रश्न उठाएगा कि कौन सी टेक्निक यूज में ली, फ्रिज फ्रैक्चर टेक्निक। और उस फ्रिज फ्रैक्चर टेक्निक के अनुसार जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है प्यारे मित्रों, इसकी 2 सतह पाई गई। एक तो एक्सो प्रोटोप्लाज्मिक सरफेस हुई और एक थी प्रोटोप्लाज्मिक सरफेस। और आपको पता है जो प्रोटोप्लाज्म है प्यारे मित्रों, प्रोटोप्लाज्म जो है वो दो कोशिका झिल्ली में दो चीजों से मिलकर बनेगा। एक तो होगा न्यूक्लियस उसमें, और एक क्या होगा, साइटोप्लाज्म। और इन दोनों का कंपोजिशन, इन दोनों का जो संगठन है वो क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। अब बताता हूं एक बात। देखिए, ये जो पीएम है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इसकी 2 सरफेस पाई गई। एक तो ई सरफेस, और उसमें क्या पाया गया, एक्सो प्रोटोप्लाज्मिक सरफेस बोला गया उसको। और एक सरफेस पाई गई पी सरफेस या पी साइट इसको बोला गया, और उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्मिक सरफेस। यहां तक समझ में आ रहा ना। ठीक है। अब आगे चलते हैं, और सबसे पहले इसके पाए जाने वाली लिपिड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इसमें एक तो पाई गई फॉस्फोलिपिड। कौन सी, फॉस्फोलिपिड। और एक पाई गई ग्लाइकोलिपिड। कौन सी लिपिड, एक पाई गई ग्लाइकोलिपिड। और एक पाया गया अपना कोलेस्ट्रॉल। कौन सा, कोलेस्ट्रॉल। देखिए, फॉस्फोलिपिड के प्रकार भी इसमें मैंने बता दिए, एक थी, है ना। और इन चारों पांचों चीजों को याद रखना भी जरूरी है। देखिए, सबसे पहले ये याद रखना कि फोस्फोलिपिड में पहला प्रकार कौन सा पाया गया, फोस्फोटिडिल कोलिन। क्या, फोस्फोटिडिल कोलिन। बोलो मेरे साथ, फोस्फोटिडिल कोलिन। और इनको बार बार उच्चारण इसलिए करिए क्योंकि ये चीजें याद करना है। या तो बोल दो फोस्फोलिपिड, सॉरी फोस्फोटिडिल कोलिन, या फिर बोल दो लेसीथीन। क्या बोलो, लेसीथीन। क्या क्या बोलेंगे, फोस्फोटिडिल कोलिन या फिर बोलेंगे लेसीथीन। इसके साथ ही एक और बात हमको ध्यान रखनी है दूसरे प्रकार की, फोस्फोटिडिल पेरा एथेनॉल एमीन। बोलो, फोस्फोटिडिल पेरा एथेनॉल एमीन। और उसको क्या बोलेंगे, सेफेलिन। क्या बोलेंगे, सेफेलिन। साथ में एक और चीज, फोस्फोटिडिल सेरिन। फोस्फोटिडिल सेरिन। और ये पाई जाएगी किसके पास में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो है इनर सरफेस पे ये पाई जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आंतरिक सतह पर ये पाई जाएगी। फिर हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, स्पेग्नोलिपिड। स्पेग्नोलिपिड। फिर याद रखना है कार्डियो
हाँ, कार्डियोलिपिन, हाँ, कार्डियोलिपिन, ये याद रखना। कौन कौन से? फॉस्फोटिडिल कोलिन, फॉस्फोटिडिल पेरा, इथेनॉल एमीन, फॉस्फोटिडिल सेरिन, स्पेग्नोलिपिड्स, और फिर पाया जाएगा कार्डियोलिपिन, है ना, कार्डियोलिपिन। एक और बात याद रखनी है, ग्लाइकोलिपिड की जो है उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाएगी? ओलिगोसेकेराइड प्लस लिपिड की लेयर, ओलिगोसेकेराइड प्लस क्या? लिपिड की लेयर। और जो कोलेस्ट्रॉल होगा उसका काम होगा रेजिडिटी बढ़ाना, यानी दृढ़ता प्रदान करना। अब आपको समझ में आ गया होगा लिपिड के बारे में। लिपिड पूछे कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। फॉस्फो फॉस्फोलिपिड, और फॉस्फोलिपिड में कौन कौन सी, ये मैंने लिख दिए नाम, क्योंकि मैं बार बार उच्चारण बोलूंगा तो बोलेंगे सर आप तो बार बार उच्चारण कर रहे हो भाई इसका, है ना, ग्लाइकोलिपिड। लेकिन जब एग्जाम में आएगा ना तो ये चीजें याद आ जाएगी कि उस सर ने जो है बार बार जो है रिपीट किया था, और वो कौन सा नाम है भाई, रिकॉल करो रिकॉल करो रिकॉल करो, है ना, फिर याद आएगा आपको, है ना बाबू। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड, क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड, अरे गरीबो बोल दो ग्लाइकोलिपिड। फिर आएगा कैलेस्ट्रॉल, क्या आएगा? कैलेस्ट्रॉल। अब आगे चलो बेटा, आगे चलो, बताओ लिपिड के बारे में कुछ और बातें। देखिए, प्लाज्मा झिल्ली की फ्लूडिटी, फ्लूडिटी का कारण जो है वो क्या होगा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। प्लाज्मा झिल्ली की फ्लूडिटी का कारण अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। प्लाज्मा झिल्ली की रेजिडिटी, फ्लूडिडिटी या रेजिडिटी यानी दृढ़ता का कारण जो है वो क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। मैंने अभी बताया ना कोलेस्ट्रॉल क्या कार्य करता है? रेजिडिटी बढ़ाता है। फिर प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है। क्या होता है? प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एब्सेंट होता है। साथ ही प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी जो है वो स्टेरॉयल्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल क्या होगा? एब्सेंट होगा। प्लांट सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में, दोनों में ही कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होएगा, क्योंकि बाहर की लेयर जो है, आपको बताया मैंने कि रेजिडिटी का कारण क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। जब प्लांट सेल की मैं बात करूं तो उसकी आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी? कौन सी होगी प्यारे मित्रों, बताओ? कोशिका भित्ति, या बोलेंगे सेल वॉल। अब जिसकी आउटर मोस्ट लेयर ही कोशिका भित्ति है तो उसमें क्यों कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा? क्योंकि उसमें तो दृढ़ता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ एक अपवाद है, यहाँ एक अपवाद है। माइकोप्लाज्मा जो है उसकी कोशिका झिल्ली में स्टेरॉइड्स पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है ग्रोथ के लिए ये आवश्यक होगा, इसकी ग्रोथ को जो है वो बढ़ाएगा। माइकोप्लाज्मा में क्या पाया जाएगा? स्टेरॉइड्स पाया जाएगा। ये ध्यान रखना, आपको कई बार पूछ लिया जाता है ना, कई बार पूछ लिया जाता है। तो आप लोग ये मत सोचना कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो इसमें जो है स्टेरॉइड्स नहीं पाया जाएगा। ये एक प्रकार का अपवाद है। अपवाद को विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से जो है प्रश्न कई बार उठ जाते हैं। अब आगे बात करते हैं। देखिए, आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिमेट्री नहीं होती है, मैंने शुरू में ही बता दिया था। जब सिमेट्रिकली बात करें तो कोशिका भित्ति की तो एक नियमित आकार होता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो है कोई सिमेट्री, कोई सममिति होती ही नहीं है। यानी कि इसको बोल दूं कि ये असममित होता है, असममित होता है प्यारे मित्रों। ठीक है, साथ में इसकी जो आउटर सरफेस पे कौन सी ग्लाइको कोलेक्स जो है वो उपस्थित होगा, और एक ग्लाइकोकोलेक्स और कुछ ही नहीं है, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये पॉलीसेकेराइड की क्या है? चेन है। ठीक है, फिर बात करें ओलिगोसेकेराइड की चेन है, सॉरी। फिर बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन पर जो है वो क्या क्या पाया जाएगा? ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड कोलिन उपस्थित होता है। कौन सी? पीएम की यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन पर यानी बाहरी सतह पर जो है वो ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और क्या पाया जाएगा? फॉस्फोलिपिड कोलिन पाया जाएगा।
फिर साथ ही एक और बात ध्यान रखो कि जब आउटर सरफेस की बात कर रहे हैं तो इनर सरफेस की भी क्यों ना बात कर लें। इसमें पाया जाएगा स्पेक्ट्रम प्रोटीन, और कौन सा पाया जाएगा, फॉस्फोटिडिल सेरिन, ये उपस्थित होगा। अब आपको समझ में आया होगा, है ना, अब आपको समझ में आया होगा और आपको समझना है, ये सब कुछ चीजें आपको याद करना है प्यारे मित्रों। अब आप लोग बोर ना होइए, है ना, बोर ना होइए। मैं यहाँ पे कहानी नहीं सुना सकता क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर का विषय नहीं है, ये विषय है अपने जीव विज्ञान का। मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करके बताऊंगा इसके बारे में। देखिए, इसमें प्रोटीन है वो दो प्रकार का पाया जाएगा, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन और इन इन इंट्रिंसिक प्रोटीन, दो प्रकार का पाया जाएगा। और ये प्रोटीन जो है लिपिड बाइलेयर से लूजली बाइंड होता है। कौन सा, एक्सट्रिंसिक, यानी बाहरी जो प्रोटीन है, या इसको बोल सकते हैं बाह्य प्रोटीन। कौन सा, बाह्य प्रोटीन। और ये बोलेंगे आंतरिक प्रोटीन। कौन सा, आंतरिक प्रोटीन। क्या क्या बोलेंगे, आंतरिक प्रोटीन, है ना। यहाँ वापिस लिख देता हूँ, आंतरिक। अपनी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही कमजोर है भाई, अपन कुछ राजस्थानी बोलते हैं। इन्हें आसानी से साल्ट सॉल्यूशन से क्या किया जाता है, पृथक किया जा सकता है ना। किसे, जो एक्सट्रेंसिक प्रोटीन है, यानी बाहरी ये जो प्रोटीन है, ये क्या होता है, लिपिड बाइलेयर से लूजली बाइंड होते हैं, यानी कि ढीले बंधे होते हैं, ढीले ढाले बंधे होते हैं, तो साल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देंगे, पृथक कर देंगे। वही अगर इंस्ट्रेंसिक प्रोटीन की बात करूं, आंतरिक प्रोटीन की बात करूं, तो ये जो है लिपिड बाइलेयर से टाइटली बाइंड होंगे और इसे पृथक नहीं कर सकते हैं, किसके द्वारा, साल्ट सॉल्यूशन के द्वारा। और साथ ही एक बात और ध्यान रखना कि इसे एसिड साल्ट सॉल्यूशन के द्वारा जो है, एसिड साल्ट सॉल्यूशन के लिए आवश्यक रूप से इसको जो है अलग कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता किसकी पड़ती है, एसिड साल्ट सॉल्यूशन की। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन कितने प्रकार का इसमें पाया जाता है। एक तो बाहरी परत है बाह्य प्रोटीन, और एक आंतरिक परत है जिसको बोलेंगे इंस्ट्रेंसिक प्रोटीन, और दोनों में ही अंतर मैंने आपको यहाँ करके दे दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये डायग्राम है कोशिका किसका, झिल्ली का, और किसके अनुसार, अपने कौन से, फ्लूइड मोजेक मॉडल के अनुसार। मैं आपको इसमें मोटा मोटी बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। देखिए, ये जो डायग्राम है, इसमें ये तो अपना आपको पता ही है, लिपिड बाइलेयर का पोर्शन हो गया। और लिपिड बाइलेयर में जो है, इसमें एक तो पाया जाएगा हेड और एक पाया जाएगा टेल, है ना, हेड और टेल। फिर मैंने इसको बताया आपको, ये पोलर और नॉन पोलर, है ना। ये इतनी सब कुछ बातें हम तो पहले ही कर चुके हैं। अब इसमें एक यहाँ पाई जाएगी ग्लाइकोलिपिड की लेयर। मैंने बताया ना, बाहर की तरफ एक ग्लाइकोलिपिड पाया जाता है, बाहरी की सतह पर। किसकी, बाहर की सतह पर, लिपिड की बाहर की सतह पर। मैंने बताया था कि लिपिड बाइलेयर की बाहरी सतह पर क्या पाया जाएगा, ग्लाइकोलिपिड। और यहाँ एक और प्रोटीन प्रोटीन दो प्रकार का पाया जाएगा, सिस और ट्रांस, है ना। तो सिस प्रोटीन यहाँ पाया जाएगा, कहाँ, अपने लिपिड बाइलेयर में धसा हुआ है सिस प्रोटीन। और यहाँ पाया जाएगा एक्टिन। और ये जो है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है, ये बीच में पाया जाएगा, बिल्कुल मध्य में, है ना, बीच में बिल्कुल मध्य में पाया जाएगा। और इसे, एक्टिन को बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। और इसमें जो स्पेक्ट्रीन जो है, इससे भी पेरिफेरल प्रोटीन बोलेंगे, क्योंकि ये बाहरी सतह पर पाया जाता है ना, बाहरी सतह पर पाया जाता है। जब मैंने इसके उदाहरण दिए थे तब मैंने आपको बता दिया था ये। तो आपको समझ में आ रहा है ना, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ और बातें हम लोग करते हैं। देखिए, प्रोटीन मैंने आपको बताया सिस और ट्रांस प्रोटीन पाया जाता है, सिस और ट्रांस प्रोटीन। इसमें जो बाहरी सतह पर, ये देखो, ये बाहरी सतह पर है ना ये प्रोटीन, तो इसको मैंने बोला पेरिफेरल प्रोटीन, यहाँ भी है और यहाँ भी है। और उस डायग्राम को अब यहाँ समझिए आप लोग, है ना, उस डायग्राम को यहाँ समझिए। ये देखिए, प्रोटीन दो प्रकार का मैंने लिखा, सिस प्रोटीन और ट्रांस प्रोटीन, है ना। यह है इंट्रीगल प्रोटीन, या इसको बोलेंगे ट्रांस प्रोटीन का ही एक उदाहरण। इंट्रीगल प्रोटीन है आंतरिक तरफ से अंदर की साइड में, और जो बाहर की साइड में आएगा उसको बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। आपको समझ में आया, ये बीच में क्या है, लिपिड बाइलेयर है। अब उस डायग्राम को याद मत करो, यहीं से याद कर लो कि बाहर की तरफ जो प्रोटीन पाया गया उसे बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन, और अंदर की सतह पर जो प्रोटीन पाया गया उसको बोलेंगे इंट्रीगल प्रोटीन, या फिर बोलेंगे ट्रांस प्रोटीन। ठीक है, अब कुछ और बातें ध्यान रखना।
देखिए टोटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह पर 30 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और सबसे मुख्य एंजाइम के बारे में ध्यान रखना दोस्तों, इस एंजाइम को भूल मत जाना। और इस एंजाइम का नाम है एटीपी एज। क्या है? एटीपी एज। कौन सा? एटीपी एज। बोलो मेरे साथ, सबसे मुख्य एंजाइम कौन सा? एटीपी एज। ठीक है, साथ में ही इसका मुख्य कार्य क्या है? किसका किसका किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, यानी पीएम का और सीएम का। अब सीएम और पीएम के मुख्य कार्य याद रखना। क्या? एक तो होता है ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन। और परिवहन में जो है वही ओस्मोसिस है ना, डिफ्यूजन, वो सब मैं आपको जब इसका जो है चैप्टर पढ़ेंगे अपन प्लांट फिजियोलॉजी में, तब मैं आपको बताऊंगा फिर, है ना। अब साथ में एक और बात ध्यान रखना, इसका जो एक और मुख्य कार्य है वो एंडोसाइटोसिस व एक्सोसाइटोसिस है। लेकिन यहाँ जो है इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है। देखिए कोशिका जब किसी पदार्थ को अंतर्ग्रहित करती है, यानी अंदर की ओर लेती है, तो इसको बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। और वही बाह्य निक्षेपण करती है या बहिक्षेपण करती है, तो उसे बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। क्या? एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। देखिए जब कोशिका अंदर की तरफ पदार्थों को ले रही है कोशिका झिल्ली के द्वारा, तो बोलेंगे एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ये दोनों भी कार्य किसके हैं प्यारे मित्रों? कोशिका झिल्ली के। अब इसमें दो वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिए हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बन चुका है एक बार। क्या बन चुका है? देखिए एक तो मैंने लिखा फेगोसाइटोसिस और एक लिखा पेनोसाइटोसिस। जब कोशिका खाएगी या टोस को ग्रहण करेगी, टोस पदार्थ को जब ग्रहण करेगी कोशिका, है ना, तो उसको तो बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। या फिर बोलेंगे कि सेल क्या कर रही है? ईटिंग कर रही है, खाना खा रही है सेल। अगर सेल खाना खाती है तो उसको तो बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। और ये प्रश्न बन चुका है सेल ईटिंग का। सब सेल ईटिंग होती है तो क्या होगा प्यारे मित्रों? फेगोसाइटोसिस। लेकिन पेनोसाइटोसिस सेल पी रही है, सेल पी रही है, तो क्या बोलेंगे? सेल पी रही है ना, पेनोसाइटोसिस। अब अपन पानी को क्या बोलते हैं? पीनो। क्या बोल रहे हैं? पीनो। हाँ, पानी पीनो है ना, पानी पीनो है तो सेल भी क्या करेगी? पानी पिएगी। अले कुछ भी पिएगी तो बोलेंगे पेनोसाइटोसिस। पहले के एग्जाम में फेगोसाइटोसिस पूछ लिया, तो इस बार पूछ सकता है वो पिनोसाइटोसिस। क्या पूछेगा? पिनोसाइटोसिस। तो याद रखना, यहां से प्रश्न बन सकता है फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस का। अब यहां तक की बातें जब खत्म हो जाती है, तो अपने खत्म हो जाती है क्या? कोशिका झिल्ली। यानी हमने जो है विधि विधान से कोशिका झिल्ली का समापन कर दिया है प्यारे मित्रों। अब मैं एक बार फिर से आपके सामने रिवीजन करूंगा, और रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है प्यारे मित्रों, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने आप में। देखिए इस मॉडल में जल्दी जल्दी देखिए, इस मॉडल की जो है वो पीएम, इस मॉडल के अनुसार जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन एंड लिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन। और इस मॉडल के अनुसार बी, जिसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बोला जाता है, इसकी थिकनेस होती है 75 से 100 एमस्ट्रॉन्ग। कंपोजिशन में लिपिड 40%, प्रोटीन 52%, कार्बोहाइड्रेट 1 से 2%। बीस उसके बाद में इसकी जो स्टडी के लिए एक टेक्निक यूज में ली गई, उसका नाम था फ्रीज फ्रैक्चर्ड टेक्निक। और उसमें जो है दो प्रकार की सतहों का बताया गया, ई साइट और पी साइट, है ना। मैंने आपको इसके बारे में डीपली बता दिया है। एक्सो 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 प्रोटो एक्सो प्रोटोप्लाज्मिक सरफेस और प्रोटोप्लाज्मिक सरफेस, है ना। ई साइट यानी एक्सो प्रोटोप्लाज्मिक और पी साइट यानी प्रोटोप्लाज्मिक सरफेस। फिर उसके बाद में मैंने बताया लिपिड के बारे में। देखिए लिपिड का अध्ययन करना आवश्यक है। यहाँ से मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा होगा। लिपिड मतलब कि फोस्फोलिपिड 4 प्रकार की, 5 प्रकार की मैंने बताई। फोस्फोटिडिल कोलिन, फोस्फोटिडिल पैरा एथेनॉल एमीन, फिर बताया फोस्फोटिडिल सेरिन, फिर स्पेग्नोलिपिड्स, फिर कार्डियोलिपिन, है ना। फिर मैंने बताया ग्लाइकोलिपिड के बारे में, ओलिगो सेकेराइड प्लस क्या होती है? लिपिड
फिर कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसकी दृढ़ता को बढ़ाता है, किसकी, कोशिका झिल्ली की। फिर कुछ मैंने बातें बताई किसके बारे में, अपने लिपिड के बारे में। प्लाज्मा झिल्ली की फ्लूइडिटी के कारण अनसैचुरेटेड फैट है, प्लाज्मा झिल्ली की रिजिडिटी के कारण कोलेस्ट्रॉल है। प्लांट सेल में जो है कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता क्योंकि इसमें रिजिडिटी की आवश्यकता ही नहीं होती। बाहर क्या पाई जाती है, सेल वॉल। फिर इसमें माइकोप्लाज्मा एक अपवाद के रूप में ध्यान रखना कि इसमें स्टेरोल उपस्थित रहता है, क्यों, क्योंकि ग्रोथ के लिए आवश्यक है। फिर उसके बाद में जो है मैंने आपको बताया प्रोटीन के बारे में, सॉरी उससे पहले मैंने बताया कि प्लाज्मा झिल्ली जो है वो क्या होती है, असममित होती है। आउटर सरफेस पर ग्लाइकोकैलिक्स उपस्थित होता है और आउटर मेम्ब्रेन पर जो है ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और फोस्फोलिपिड कोलिन उपस्थित होता है। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर जो है स्पेक्ट्रम प्रोटीन और क्या होता है, फोस्फोटिडिल सेरिन उपस्थित होता है। फिर उसके बाद में मैंने प्रोटीन के दो प्रकार बताए, बाह्य प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन। इन दोनों में अंतर भी मैंने बताया कि लिपिड बाइलेयर लूजली बाइंड होते हैं, इसमें टाइटली बाइंड होते हैं। इसको साल्ट सॉल्यूशन से जो है पृथक किया जा सकता है और इसको साल्ट सॉल्यूशन से पृथक नहीं किया जा सकता है। फिर साथ में मैंने जो है एक और बात बताई ट्रांस और सिस आपने प्रोटीन की। उसके बाद इसका डायग्राम भी मैंने आपको बता दिया, इस कुछ इस प्रकार का जो है इसका डायग्राम होता है। ये लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर में हेड और टेल है ना। फिर उसके बाहर की साइड में क्या पाया जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन, सिस प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, मैंने अभी बताया ना अभी जस्ट आपको। फिर बाहर की जो एक चेन पाई जाएगी उसको स्पेक्ट्रिन बोला या इसको पेरिफेरल प्रोटीन बोल दिया, और बाहर की तरफ एक और पाया जाएगा एक्टिन, उसको भी पेरिफेरल प्रोटीन बोल दिया। फिर सिस प्रोटीन और अंदर की साइड में ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन पाया जाएगा, मैंने आपको बता दिया। अब आगे फिर मैंने बताया आपको कि टोटल जो है 30 प्रकार के एंजाइम पाए जाएंगे इसकी सतह पर, और उनमें से मुख्य है एटीपी एज, एटीपी एज। फिर मुख्य कार्य एक तो है ट्रांसक्रिप्शन सॉरी ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन। फिर एक है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। मैंने एंडोसाइटोसिस के दो प्रकार बताए, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस यानी होता है बाहर निक्षेपण, यानी जो पदार्थ अवांछित है उनको बाहर निकाल देगी कोशिका झिल्ली। और इतनी सब बातें करने के बाद कोशिका झिल्ली का जो है समापन हो जाएगा विधि विधान से। मिलते हैं अगली कक्षा में। अगर आप लोग सीरियस स्टूडेंट है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। अगर आप लोगों ने मेरी पूरी कक्षा देखी है प्यारे मित्रों, तो कक्षा देखने का मतलब है कि आप लोग जो है तैयारी कर रहे हैं किसकी, स्कूल व्याख्याता की। और जल्द ही 11th और 12th की पार्टीशन के साथ जो है मतलब कि पर डे 2 क्लासे मैं डालने वाला हूं। अभी मैं चेक कर रहा हूं कि कितना रिस्पॉन्स आता है, तो आपके रिस्पॉन्स पे निर्भर करेगा कि कितना जल्दी हम लोग जो है 11th 12th को भी जो है स्टार्ट कर देते हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए राम राम सा।